सर आज 3 to 5 केमिस्ट्री की क्लास है। 3 to 5? हाँ सर। तुम्हारी उसकी वजह से होगी, तो टेस्ट उसके बाद दे देना फिर आप लोग। ओके सर। सर उस टेस्ट में 60 क्वेश्चन है और 100 मिनट है। 60 क्वेश्चन है और 100 मिनट है। अच्छा, मैं चेंज कर देता हूँ, 120 मिनट तो होने चाहिए कम से कम, है ना? हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबने सबमिट कर दिया है? यस सर। हाँ, sir. मैं उसकी अभी वो परफॉर्मेंस निकाल देता हूँ। टेस्ट आपका 1 बजे से हो जाएगा वैलिड, आप 3 बजे दे देना जिसको 3 बजे देना है, क्योंकि आपका आई गेस टाइम चेंज हो गया। मैंने 2 बजे रखा हुआ उसका टाइम, आप 3 बजे के बाद अटेम्प्ट कर लेना उसको, ठीक है ना? 5 बजे के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह के हों, तो फिलहाल वो छोड़ देना। 1-2 क्वेश्चंस का उसमें आपका ग्लिच आएगा, बाकी ज़्यादातर टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज आपके साथ। सर उसके बाद तब सर वो अर्थ की मैग्नेटिक CRE1 के फील्ड 14 और 15 क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आंसर बता सकते हैं उनका। कौन सा? तो CRE1 जो भेजा था उसके बाद 14 और 15 क्वेश्चन के हाँ आंसर ठीक कंफर्म है ना, करना। आज पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, फिर साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी डाउट्स ही डिस्कस करने हैं मेरे को। तो जो भी पुराने पेंडिंग डाउट्स हैं सीआरई के मॉड्यूल में से आपको होमवर्क दिया था मैंने, अगर उसमें आपको कुछ पूछना वो सारा कवर अप कर लेंगे। और मंडे को हम पढ़ेंगे वो अर्थ मैग्नेटिज्म और बार मैग्नेट्स और उसके बारे में। ओके सर। सर बार मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिज्म सही में आता है। ये जेई मेन में आता है। ओके सर। जेई मेन के अंदर बार मैग्नेट्स और अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, ये जेई मेन में आता है, एडवांस में नहीं आता। सर अभी वो मॉड्यूल पूरा नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और दे सकते हैं मॉड्यूल के लिए। टेस्ट अभी आजकल बहुत हो रहे हैं सर। 29 ही कुछ पेज तो दिए थे, तो सॉल्व एग्जांपल्स ही करने को बोला था यार, उसमें से नहीं मेजॉरिटी नहीं, चीजें तुमने करी हुई है। मॉड्यूल। तो आपने एक्सरसाइज बोला था। हाँ सर, एक्सरसाइज करने को बोला था। मैंने एक्सरसाइज बोल दी थी उसकी करने के लिए, मुझे दिमाग में नहीं थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मंडे के बाद कर लेंगे। नेक्स्ट वीक पूरा डिस्कशन ही करेंगे, मंडे को मैं टॉपिक फिनिश कर दूंगा, तो नेक्स्ट वीक में टेस्ट एंड डिस्कशन ही चलेगी हमारी सारी, है ना? मैंने सारे शेड्यूल आपके साथ इसलिए शेयर कर दिए थे अभी। थैंक यू सर। अनिकेत, तेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, क्या बात है? शुरू शुरू में तो तू पूरे नंबर लेके आ रहा था यार। अनिकेत है कि नहीं है क्लास में? हाँ सर, नहीं वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हिमांशु, तूने सबमिट नहीं किया ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट? किया है सर। 0-0 दिखा रहा उसमें तेरे मार्क्स। किया तो है सर। कोई रिस्पॉन्स सबमिट नहीं हुआ है, 0 0 मार्क्स दिखा रहा है।
वापस एक बार दे दूंगा। हम्म। देखो स्कोर्स अपने। स्कोर कम ही है यार, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच बेटर स्कोर। क्यों भी आर्यन? सर मुझे आंसर की में बहुत गड़बड़ लग रहा है। अच्छा हाँ सर, ये सर वाला सही है। मैट्रिक्स सर चलो इसको। मैट्रिक्स में +8 0 है। हाँ मैट्रिक्स में +8 0 पूरा ठीक है, तो 8 नंबर, नहीं तो 0। हाँ सर, तो उसमें तो ऐसे ही एक भी गलत हो तो पूरे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आता है जेई में कभी कभी, बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जेई में आता है ऐसा फॉर्मेट, +8 0, या तो 8 नंबर या 0। अब पहले आता था ना वो तो। बेटे वेरिएबल है, हर साल कुछ ना कुछ बदल जाता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। कभी कभी 50% की नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, तो ये तो वेरिएबल है, तो इसलिए ये वेरी किया हुआ। किसी में मैं पार्शियल मार्किंग देता हूँ कॉलम वाइज, किसी में ऐसे, तो ये तो इसलिए वेरिएबल रखता हूँ मार्किंग स्कीम ना मैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कैसा पेपर आने वाला किस साल। सर आपने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है ना? नहीं मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है। कोई मिसिंग है अभी? कौन मिसिंग है? सर आपने कुछ बताया अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं बताया। आदित्य, आदर्श, ऐश्वर्या, अमोल, अनिकेत, आर्या, आर्यन, हिमांशु, सार्थक नाम चेंज कर अपना, नकुल, पुलकित। कौन मिसिंग है? हम भी नहीं याद रहते मुझे तुम्हारे। समय एक मिसिंग है, एक तो एक और मिसिंग है समय के अलावा, प्रतीक्षा। समय तो पहले आ जाता है, कहाँ रह गया समय? समय ने मैसेज देखा कि नहीं देखा है? कहाँ है समय? समय और प्रतीक्षा दोनों ने मैसेज ही नहीं देखा। मैसेज तो अनिकेत ने भी नहीं देखा है। अच्छा अनिकेत के 2 नंबर है। समय देख रहा हूँ। भेजो दोनों को मैसेज, भेजो प्रतीक्षा को और उसको। आप लोगों की आगे कोई क्लास है ऐश्वर्या इसके बाद? नहीं सर, शेड्यूल तो नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। सर शायद विवेक सर लेंगे दोपहर को। हाँ मतलब वो 1:30 बजे के आसपास तो नहीं लेंगे ना, मुझे लगता है वो दोपहर को बाद भी लेते हैं वो। यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाएंगे ये लोग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दो की इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर की वर्किंग कैसे होती है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि एट द हार्ट ऑफ एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर को ही मैंने एमीटर में कन्वर्ट करके बताया था और गैल्वेनोमीटर को ही मैंने एज ए वोल्टमीटर यूज करना भी सिखाया था। बेसिक प्रोविजन जो गैल्वेनोमीटर का रहता है उसमें हमारे पास एक पॉइंटर होता है जो कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी करंट मिडल में रहता है, जहाँ पे जीरो मार्क्ड होता है। और जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो इसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाता है और डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इसका पॉइंटर दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि गैल्वेनोमीटर में हम ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इलेक्ट्रिक करंट के, सो दैट जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी डिफ्लेक्शन आएगी। और उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि इसका जो हम स्केल बनाते हैं वो इक्वी डिस्टेंट डिविजन्स पे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है करंट के तो आप इक्वल डिस्टेंस पे डिविजन्स अगर मार्क कर लेंगे तो आप आसानी से करंट को मेजर कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल रहती है इसको एज एन एमीटर और एज अ वोल्टमीटर यूज करने में, बिकॉज हम इसका रेजिस्टेंस ऑल्टर करके इसकी सेंसिटिविटी बदल देते हैं। हमने इसके एक टर्म भी डिफाइन की थी, करंट सेंसिटिविटी, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और एक टर्म डिफाइन की थी वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और ये सिंपल एक रेजिस्टिव डिवाइस होता है तो इसके लिए V को I इंटू जी लिख सकते हैं, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये तो ब्रॉडली स्पीकिंग आपको बाहर से गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखाई देता है। अब हम ये समझने वाले हैं कि ये कैसे अचीव करते हैं, हाउ डू वी अचीव दैट द डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं हम। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका हमारा ये है कि जब हम एक करंट लूप को यानी मैग्नेटिक डाइपोल को, करंट लूप यानी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक टॉर्क लगता है। तो अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड experiences a torque। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस इज द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ अ मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में भी ऐसा ही होता है। आपने कभी छोटे होते हुए वो साइंस गेम्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स अगर कभी किए हों तो उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का अरेंजमेंट रहता है जिसमें आप एक कॉइल बनाते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हैं। अभी आपके घर में कोई टॉय गन हो, कभी आपने उसको खोल के मोटर निकाली है, उसमें से छोटी वाली मोटर लगी होती है डीसी मोटर, उसमें देखिए सबने। नहीं सर। तो कोई कोई तुम्हारे पास कार या ऐसा कुछ नहीं है चलने वाली, बैटरी से चलने वाली? गन हाँ में भी सर देखिए। तो उसमें एक मोटर होती है, कभी आप उस मोटर को खोल के देखेंगे तो उस मोटर की बॉडी में दो मैग्नेट्स लगे होते हैं और उन दो मैग्नेट्स के बीच में इस तरीके की शेप के मैग्नेट्स लगे होते हैं और उन दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल सस्पेंडेड होती है। और जब हम इस कॉइल में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे टॉर्क लगता है और ये घूमना शुरू कर देती है। इसकी वर्किंग के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डीसी मोटर के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो व्हाट वी डू इज, हम दो मैग्नेट्स लेते हैं, मैग्नेट के पोल्स आप समझ लें। तो ये दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ है, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ है। और इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में हम एक सिलिंड्रिकल ड्रम सस्पेंड करते हैं।
इस सिलेंड्रिकल ड्रम को नीचे से सपोर्ट किया हुआ है और ऊपर से इसको सस्पेंड किया हुआ है एक फाइबर से, एक थिन फाइबर से इसको सस्पेंड किया हुआ है, सो दैट ये एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर सकता है, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्टिकल एक्सिस, उसके अबाउट ये ड्रम घूम सकता है। ठीक है, अब इस ड्रम के ऊपर ध्यान से देखेंगे ऐसे वायर्स लगी होती हैं, इसके ऊपर एक कॉइल बनाई गई है, ऐसे मैंने वायर ली, तो ये हमारी एक कॉइल हो गई, ये हमारा सिलेंड्रिकल ड्रम है। इसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो इसका टॉप व्यू मैं इधर साइड में बनाता हूं ताकि आपको एक साथ सारी फिगर दिखाई दे सके। तो टॉप व्यू देखेंगे तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये एक्चुअली कॉनकेव शेप के हैं अंदर से, तो ये साइड से आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जैसे दिख रहे हैं, बट ये अंदर की तरफ को दबे हुए हैं, तो इस तरीके से कॉनकेव शेप दी गई है इनको। और ये हमारा सिलेंड्रिकल ड्रम है टॉप व्यू में। इस सिलेंड्रिकल ड्रम के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है और अभी इस सिलेंड्रिकल ड्रम में कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है, और उस स्टेट में इसकी जो वायर्स हैं, जो वाइंडिंग है वो ऐसी है। रिलेट कर पा रहे हैं दोनों पिक्चर्स को, दोनों व्यूज को? बोलो किसी को। सर वो जो सिलेंड्रिकल ड्रम है उसके नीचे क्या है, लेफ्ट साइड वाले पे? हिंज जैसी होती है ना, ओके सर, ओके। सपोर्ट है। ये हमारा मार्किंग है, जैसे ये 0 वाली मार्किंग है, और इधर ऐसे इसमें डिविजन्स बनी हुई हैं। ऐसे इधर भी डिविजन्स बनी हुई है। रिलेट कर पा रहे हैं दोनों पिक्चर्स को आपस में? हाँ सर। ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना रहता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि सॉफ्ट आयरन, तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से उनमें से पास करके जाती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कंडक्टर्स या डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते थे, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर ऑपोजिट होता है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बड़े अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर बढ़ जाती है। तो ये जो कॉनकेव पोल पीसेस हैं और ये सिलेंड्रिकल ड्रम है, ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो रही हैं। इसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी इस वायर में कोई करंट नहीं है, इसके टर्मिनल्स हैं तो जो मैं दिखा ही रहा हूं, जिससे इस ग्रीन वाली जो वायर लूप इसमें करंट पास कर सकते हैं। जब मैं इसमें करंट पास करूंगा तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, है ना। इस पे मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट लग रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इस पे टुवर्ड्स राइट बी। अगर मैं इसमें एक करंट पास करता हूं और सपोज ये जो करंट है ये इधर से, इसको मैं लेबल कर देता हूं कुछ, तो यहाँ पे मैं P लिख देता हूं, यहाँ पे मैं Q लिख देता हूं। तो अगर हमारी वायर्स में करंट P से Q की तरफ फ्लो करता है तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगी? पॉइंटर के अलॉन्ग। पॉइंटर के अलॉन्ग होगी। बिल्कुल, सभी को लग रहा है पॉइंटर के अलॉन्ग होगी? यस सर। यस सर। सर। हाँ जी, आर्या क्या बोल रहे हो?
सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप एक बार फिर से बता सकते? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ऐसे करंट पास कर दिया इस वायर में P से Q, तो ये एक लूप है बेसिकली, आपको उस लूप की केवल टॉप वाली वायरिंग दिख रही है, आपको केवल ये वाली वायरिंग दिख रही है ना। तो इसमें ऐसे करंट पास करने पर P से Q ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये ऐसे हो गया ना, ये करंट है P से Q, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऊपर को आएगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए बाहर की तरफ है ना। हाँ हाँ सर। तो ये ऐसे हाँ एक सर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक्वायर कर लेगा। अब इस पे एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क M क्रॉस भी होता है, मालूम है ऐसा सभी को। तो इस पे एक टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, और ये M को B की तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा, तो हमारा पॉइंटर किधर घूम जाएगा? राइट सर। क्लॉकवाइज घूम जाएगा ना। हाँ सर। और क्लॉकवाइज। अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, तो M वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर M वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा तो M क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज आएगा और हमारा पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट इसमें कि हम टू साइडेड डिफ्लेक्शन का प्रोविजन बना पा रहे हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और उसकी वजह से पॉइंटर पे लगने वाला टॉर्क बदल जाता है और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है पहले मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। इस पे ये टॉर्क लगा और ये घूम गया, मान लो ये थीटा एंगल से घूम गया। जब ये थीटा एंगल से घूम जाएगा तो इस फाइबर में एक ट्विस्ट जनरेट होगा। इस फाइबर का टॉप एंड फिक्स्ड है और लोअर एंड अपने ड्रम से बंधा हुआ था, और ड्रम घूम गया तो इस फाइबर में एक ट्विस्ट आ जाएगा। तो जब फाइबर में एक ट्विस्ट आ जाएगा तो फाइबर में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। व्हेन द पॉइंटर टर्न्स बाय एंगल थीटा, फाइबर के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। और जो ये टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, जैसा कि यूजुअली आप देखते हैं स्प्रिंग में फोर्स इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो या तो यहाँ पे टॉर्जनल स्प्रिंग लगा होता है या फिर यहाँ पे फाइबर लगा होता है, और उस फाइबर का रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। वी से टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। इनफैक्ट मैं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा लिख सकता हूँ, और सी को बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। राइट। तो जब मेरा सिलेंडर थीटा एंगल से घूम जाएगा उस समय उसके ऊपर दो टॉर्क लग रहे होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक फाइबर की वजह से। ध्यान से देखना जरा, मैं ये सिलेंड्रिकल ड्रम दोबारा से बना रहा हूं, और इनिशियली हमारी वायर लूप्स ऐसे थी। मैं जरा M क्रॉस B को भी बेसिक से यहाँ पे डिराइव करके दिखा दूंगा कि M क्रॉस B टॉर्क कैसे आएगा। तो मान लेते हैं N टर्न्स हैं, ठीक है, और ये वाली ज्योमेट्रिकल डायमेंशन A मान लेते हैं, और अंदर की तरफ वाली ज्योमेट्रिकल डायमेंशन B मान लेते हैं। तो हर एक लूप हमारा एक रेक्टेंगल है A बाई B का। B हमारे सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A हमारे सिलेंडर के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी को समझ में आ रही है ये पिक्चर? यस सर। यहाँ पे और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B। तो मुझे ये बताओ, इसमें इस हर एक वायर लूप में 4 वायर्स हैं, चारों वायर में से 2 वायर्स पे फोर्स लग रही होगी, 2 पर नहीं लग रही होगी। कौन सी 2 पर नहीं लग रही होगी? डायमीटर की फेस वाली, जो स्क्रीन पे दिख रही है अपने को डायमीटर के अलॉन्ग, क्योंकि फोर्स आई DL क्रॉस B के बराबर होती है। तो DL अगर B के पैरेलल हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगी, राइट। और जो बाकी की 2 वायर्स हैं उन पे फोर्स लग रही होंगी।
मुझे ये बताओ, जो ये पी साइड में वायर्स हैं उन पे किधर फोर्स लग रही है, और क्यू साइड पे जो वायर्स है उसमें किधर फोर्स लग रही होगी? पी वाले पे सर पी पे ऊपर। upward। पी वाले पे ऊपर लग रही होगी, क्यों? क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रहा है पी से और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर आई क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स ऊपर आएगी, तो Yes. इधर से ऊपर फोर्स लग रही होगी, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर एक वायर में करंट A है और हर एक वायर की लेंथ B है, और उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B लग रही है, और यहां पर इतनी ही फोर्स इधर लग रही होगी। दिस विल बी NIB इंटू B। क्लियरली नेट फोर्स 0 है, हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, नेट फोर्स 0 आती है, और इस पे एक टॉर्क लग जा रहा है, और ये टॉर्क आपका कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड NIBBA। NIBB हाँ, है ना? नहीं वो A/2 है ना, A/2। पूरा ठीक है। जब भी कपल लग रहा होता है इक्वल एंड हाँ, सही किया ऑपोजिट, आपने। ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? यस सर। हाँ तो टॉर्क लगेगा NIAB, इसकी वजह से ये घूमना शुरू कर देगा। अब जब इसकी वजह से ये घूमना शुरू कर देगा और ये थीटा एंगल पे चला जाएगा, तो टॉर्क कितना लगेगा जब ये थीटा एंगल से घूम जाएगा? तो बोलो। तो साइन थीटा का टर्म आ जाएगा। नहीं सर एक सेकंड। तो अपना पॉइंटर थीटा वो थीटा एंगल से घूम गया, है ना? टू cos थीटा। जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी वो फोर्स लगा रही होगी इस पे, सर सेम ही आ रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी वो फोर्स लगा रही होगी इस पे। ऑब्वियसली जो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगा रही होगी ना। नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग दिस रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड लगाने का सिग्निफिकेंस समझ में आया आपको क्या हुआ? चाहे वो थीटा एंगल से घूम भी जाए, टॉर्क M क्रॉस B की वैल्यू MB ही आने वाली है, थीटा नहीं आने वाला पिक्चर में। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ensures that the torque stays the same irrespective of the orientation of the coil. करंट इनटू एरिया, एक लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इनटू n, ये MB हो गया बेसिकली, या फिर NI एरिया ऑफ ईच टर्न इनटू B, ऐसे करके लिख लो, NIAB लिख लो या MB लिख लो, स्टेज दी सेम। तो ये जो कॉनकेव पोल पीसीस यूज किए जाते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब भी फोर्सेस वैसे की वैसे लग रही होंगी, और अगर फोर्सेस ऐसे की ऐसे लग रही होंगी तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करने वाला, राइट? सर हाँ जी। सर वो आप क्या बता रहे थे कि बी तो हॉरिजॉन्टल है, और आप वो क्या बता रहे थे कि करंट के डायरेक्शन में, मतलब सॉरी ग्रीन लाइन के वाले डायरेक्शन में बी, तो जी आप क्या बता रहे थे? नहीं मैं समझा नहीं, तू क्या पूछ रहा है? सर बी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद आपने बोला था ना कि कॉइल पे फोर्स इस बी के कारण हाँ, लगेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस पे जो लूप पे फोर्स लग रही होगी या टॉर्क लग रहा होगा, वो जो यहाँ पर प्रेजेंट फील्ड थी उसकी वजह से लग रहा होगा, या जो इस वायर की लोकेशन पे फील्ड है उसकी वजह से लग रहा होगा? ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर की लोकेशन पे जो फील्ड है उसकी वजह से लग रहा होगा। आपको थीटा दिमाग में इसलिए आ रहा था क्योंकि आप बी यही रख रहे हो और आप लूप को घुमा के सोच रहे हैं M और B में एंगल बदल गया।
और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि इस पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, चारों तरफ से रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड, है ना। सर पर ऐसे देखेंगे तो जो नया वाला भी होगा वो बी cos थीटा नहीं होगा? नया वाला बी कौन सा है? वहां मतलब B पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये घूमा तो वहां पर बी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, और ये सिमेट्री ऑफ द फिगर से ये सब जगह पर सेम आ रही है बी की वैल्यू। ओके सर, यस सर। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कॉनकेव पोल पीसेस से, और इसका सिग्निफिकेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला टॉर्क कांस्टेंट आ जाता है। चलो, अब नेट टॉर्क कितना लगा मुझे बताओ, जब वो थीटा एंगल से घूम गया। NIABB माइनस C थीटा। तो एम बी या NIAB माइनस C थीटा। राइट, तो इसको आई अल्फा लिख सकते हैं, वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी NIAB बाय आई माइनस C बाय आई इंटू थीटा, और अल्फा हमारा d² थीटा बाय dt², इसकी वैल्यू NIAB बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस C बाय आई इंटू थीटा, और ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा एक्स आती है तो ये SHM होता है अबाउट द मीन पोजीशन x इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, है ना। यस सर। तो ये हमारी ऑसिलेट करने वाली है सिंपल हार्मोनिकली। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो जैसे ही हम करंट स्विच ऑन करेंगे तो इसका पॉइंटर सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, और उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी, तो NIAB अपॉन C इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वो SHM करेगा, और कितनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा वो, ठीक है। क्लियर है? यस। हाँ सर। नाउ व्हाट वी डू इज, हमने यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर हमने इसका बनाया है, जब ये ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस सॉफ्ट आयरन के कोर में EMF इंड्यूस होती है, इसके अंदर करंट्स आ जाते हैं, उनको एडी करंट्स बोला जाता है, और उन एडी करंट्स की प्रोडक्शन की वजह से एक एनर्जी का लॉस हो जाता है, और अल्टीमेटली इसकी ऑसिलेशंस डाई आउट कर जाती हैं, और उसके बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके रुक जाता है। So the equilibrium deflection is NIAB upon C. This is the reading of the galvanometer. और क्लियरली ये जो रीडिंग है इसको मैं थीटा लिख रहा हूं, ये NBA अपॉन C इंटू आई है, दैट इज ये डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। N क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी मैग्नेट्स जो भी हमने लगाए हैं वहां पर, A एरिया ऑफ ईच टर्न, और C क्या था,
torsional constant of the suspension fiber. अनलेस अदरवाइज आस्क्ड, आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे कि डिफ्लेक्शन कितनी हुई गैल्वेनोमीटर में, तो थीटा इज इक्वल टू NBA अपॉन C इंटू वाई। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि करंट स्विच ऑन किया, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए ट्वाइस ऑफ दिस। सर ऊपर जा सकते हैं एक बार? यहाँ तक कोई डाउट? एक बार मैं आपको सारा ओवरव्यू दे देता हूँ, यू कैन नोट इट डाउन, जो भी चीजें आपको नोट करनी है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है, ठीक है, ये नोट किया है। यस सर। इसके बाद फिर मैंने इसकी पिक्चर बना के दिखाई आपको ऐसी। सर सॉफ्ट आयरन का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रेडियल बनाने में कोई रोल नहीं है ना? कॉनकेव पोल पीसेस और जो है मेनली वो जनरेट कर रहे हैं रेडियल फील्ड, और सॉफ्ट आयरन उसको और स्ट्रेंथन कर दे रहा है। सॉफ्ट आयरन खुद से मैग्नेटाइज इस तरीके से हो जाता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ओके सर, ओके। सर नीचे। से थोड़ा सा और नीचे ये लिखना है, और कांस्टेंट वाला बस। थैंक यू। सर इसमें वो एनर्जी वाला भी होता है ना, वो आप बाद में कराओगे? एनर्जी वाला, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का फिलहाल आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होती है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप थोड़ा ऊपर ले सकते हो, नोट डाउन करना। सर वो डाइलेक्ट्रिक का एनालॉगस भी बाद में बात पढ़ेंगे करना ना, है। वो नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में आएगा वो। ओके सर। आदर्श और ऊपर? नहीं सर, बस इतना ही। हाँ सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर देंगे, वो डायग्राम देखना। हाँ सर ठीक है। सर हम्म। एक बार एडी करंट फिर से बता सकते हैं, आपने उसके बारे में क्या बताया था? मैंने ऐसा बताया था कि ये जब ऑसिलेट करता है तो इसका जो ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसके अंदर एडी करंट जनरेट होते हैं। एडी वर्लपूल को बोलते हैं, पानी में गोल गोल राउंड से लूप से है ना, वर्लपूल बन जाता है जैसे,
तो एडी का मतलब वर्लपूल होता है, तो इसके अंदर गोल गोल करंट लूप सेटअप हो जाते हैं और वो इसकी ऑसिलेशंस की एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं, डैम्पिंग हो जाती है इसकी ऑसिलेशंस की, और फाइनली इसकी ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाती हैं। ठीक है सर। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसका पॉइंटर बिल्कुल ऑसिलेट ना करे। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसका पॉइंटर बिल्कुल ऑसिलेट ना करे, उसमें डैम्पिंग बहुत ही ज्यादा हो और उसका पॉइंटर बिल्कुल ऑसिलेट ना करे, उसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो आपने जो भी बोला वापस बोल सकते हो क्या? क्या बोलते हैं? डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जिसमें डैम्पिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि उसका पॉइंटर स्टार्ट करे और सीधा इक्विलिब्रियम पर जाकर ही रुके, उसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ओवर डैम्पिंग में ऐसा होता है, तो अगर हमने हाँ डैम्पिंग सर। हाँ इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी कि वो ऑसिलेट ही ना कर पाए। सर एक बार और ऊपर कर सकते हैं वो एसएचएम की इक्वेशन के बाद? यहाँ पे थोड़ा सा और सर बस। थैंक यू सर। तो थोड़ा और कर सकते हैं ऊपर। ये हाँ सर, थैंक यू। ठीक है जी, चलें आगे। सर बस एक सेकंड। हाँ सर। अगर हम बात करें करंट सेंसिटिविटी की, तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन जनरेटेड पर यूनिट करंट पास्ट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी NBA/C। तो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मतलब अच्छी करंट सेंसिटिविटी वाला गैल्वेनोमीटर के लिए N लार्ज होना चाहिए, B स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, A लार्ज होना चाहिए और C स्मॉल होना चाहिए। तो ये तो स्पेस लिमिटेशन से फिक्स्ड है, एक लिमिट है, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा अगर इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो। और C को कम करने के लिए एक स्पेशल मटेरियल यूज किया जाता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज सस्पेंशन फाइबर यूज करते हैं। तो ऐसा आपको कई जगह पे क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाई फॉस्फोर ब्रॉन्ज थ्रेड इज यूज फॉर सस्पेंशन फाइबर, तो हम कहते हैं यार इसका C बहुत कम होता है, तो ये अच्छा रहता है यूज करने के लिए। और अगर मैं बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी थीटा बाय V, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये हो जाएगा NBA/C इंटू R, वेर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जिसको मैंने पहले कैपिटल G लिखा था। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सबको सेम रखते हुए?
सेम गैल्वेनोमीटर में उसी वायर के ऊपर को यूज किया और डबल नंबर ऑफ टर्न्स रख दिए हमने, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे नो क्या इफेक्ट, आएगा? सेम। नो इफेक्ट। नो इफेक्ट आएगा बिकॉज आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आप क्या करा रहे हो? मैं करंट सेंसिटिविटी पढ़ा रहा हूँ, सी एस थीटा बाय आई, और इसकी वैल्यू आ गई एन बी ए अपॉन सी। तो एन बी और ए सर तो ज्यादा वो और सी कम होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। फिर मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई थीटा बाय वी, वी को लिख दिया आई आर। तो ये करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बन गई, है ना। हाँ सर, ठीक और है। मैं ये बता रहा था कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज भी डबल हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी जबकि करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 40%, the resistance doubled. What is the percentage change in voltage sensitivity? Sir, 30%. डिक्रीज। -30%. Yes, sir. Yes. तो करंट सेंसिटिविटी नई वाली को C प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज 1.4 टाइम्स CS, और नई वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी नई करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय नया, which is 1.4 by 2 times CS by R, which is 0.7 times the old voltage sensitivity. That means -30% is the change in the voltage sensitivity. ठीक है जी। कोई इशू किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। दूसरा डिवाइस हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो बस एक बार ऊपर कर सकते हो सर, और थोड़ा। थैंक यू सर। डन। हाँ सर, ओके। तो साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर बेसिकली क्या करता है, तो इट इज यूज्ड टू स्पीड अप चार्ज पार्टिकल्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें हाई स्पीड से मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत होती है, जैसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम हाई स्पीड से मूव करते हुए अल्फा पार्टिकल्स यूज करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है विच इज यूज्ड टू स्पीड अप चार्ज पार्टिकल्स। और आपने कभी सुना हो तो LHC,
हाँ जी, किसी ने सुना LHC? हाँ सर। लार्ज हेड्रॉन हाँ कोलाइडर। सर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या होता है ये? मालूम है किसी को कैसा होता है, क्या होता है ये? सर वो पार्टिकल हम्म। कुछ पार्टिकल्स को सर वो एक कोलाइड करके सर्कुलर टनल की तरह है। ब्लैक होल बनवाए थे। क्या कह रहे हो? हाँ जी, सुना नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। सबने कुछ कुछ बोल के छोड़ दिया। सर 2 डायरेक्शन में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके कोलाइड करके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। हाँ, तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बेसिकली क्या करता है, ये पार्टिकल्स को स्पीड अप करके उनको कोलाइड करवाता है एक दूसरे से। तो उसको स्टडी करते हैं कि जब वो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो वो कैसे और सब एटॉमिक पार्टिकल से जनरेट होने वाले हैं, है ना। तो देखिए, कभी इमेजेस देखी हैं आपने LHC की? हाँ सर, कैसा होता है? बहुत मतलब ट्यूब टाइप होता है और उसमें मतलब मैंने बस इतना ही देखा है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये लिखा हुआ पढ़ रहा हूं मैं। लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर. It consists of a 27 kilometer ring, 27 kilometer ring of superconducting magnets with a number of accelerating structures to boost the energy of the particles along the way. तो एक 27 किलोमीटर के रेडियस की रिंग है। बेसिकली ये अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज होती हैं और अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज के अंदर 27 किलोमीटर के रेडियस की रिंग जैसा एक, मतलब आप समझ लो एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कि रिंग शेप में है और वो 27 किलोमीटर रेडियस की। इट इज कितना बड़ा होगा ये? 27 किलोमीटर का रेडियस सोच सकते हो ना। सर उसका सरकमफ्रेंस 27 किलोमीटर होगा ना? मेरे हिसाब से तो रेडियस है इसका। ओके सर। आई बिलीव इसका रेडियस है। सरकमफ्रेंस भी 27 किलोमीटर होगा तो रेडियस कितना हुआ इसका? तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 किलोमीटर के आसपास हुआ, 4-4.5 किलोमीटर। दैट इज ऑल्सो अ बिग वैल्यू। अगर 4-4.5 किलोमीटर का रेडियस आप अपने आप को सेंटर मान के 4-4.5 किलोमीटर दूर जाके उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करो, सोचो आप मुंबई का कितना बड़ा एरिया कवर कर लोगे, है ना। हाँ सर। हाँ। तो ये बेसिकली पाइप्स होती है, ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, और उनको हाई स्पीड से घुमाते हैं, और जब वो बहुत हाई स्पीड अटेन कर लेते हैं फिर उनके कोलिजन्स करवाते हैं। तो इसका जो बेसिक है वो हमारा साइक्लोट्रॉन कहलाता है। तो साइक्लोट्रॉन इसका बेसिक डिवाइस है। क्या दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? ब्लैक बोर्ड वेबसाइट। या नहीं सर, वही दिख रहा है वेबसाइट। वेबसाइट ही दिख रही है हाँ सर। हाँ सर। अभी? हाँ सर, अब दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर बेसिकली एक टाइप का साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स को स्पीड अप करने का काम करता है। और क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप कर सकती है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज सेम वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज। वो केवल डायरेक्शन चेंज करती है। तो इट यूजेस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करने का काम करती है,
और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। तो सर्कुलर पाथ में घुमाने से क्या होता है, वो उसको रिपीटेडली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार ले आती है घुमा के, सो दैट वो बार बार उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता है और स्पीड गेन करता चला जाता है। अदरवाइज अगर मैं स्पीड की बात करूं, मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इतनी मैंने एक्सीलरेशन जनरेट की, और अगर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डी डिस्टेंस मूव करता है तो इतनी स्पीड अटेन करने वाला। क्यों भाई? अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कितनी स्पीड वो गेन करेगा, वो डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे डिपेंड करेगी। तो अगर मेरे को बहुत ज्यादा हाई स्पीड की जरूरत है तो मुझे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लार्ज डिस्टेंस तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो या तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करूं, या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज करूं, या फिर मैं डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लूं। और डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लूंगा तो बहुत ही बड़ा सेटअप चाहिए होगा मेरे को। ऑलरेडी ये कोई छोटा सेटअप नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा था अभी LHC, बट इससे भी बड़ा सेटअप चाहिए होगा, बिकॉज आपको बहुत लार्ज डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे छोटा सा रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। चार्ज पार्टिकल को इस रीजन में से क्रॉस करवाते हैं और वो स्पीड गेन करता है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन से वापस यहीं ले आते हैं, फिर वो इसमें से पास करता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड गेन करता जाएगा उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बड़ा होता चला जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में। तो Yes, sir. हम ये चीज कैसे अचीव करते हैं, ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा था। तो व्हाट वी डू इज, हम दो डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर्स लेते हैं। आप समझें कि आपने एक हॉलो सिलेंडर लिया, थोड़ी सी थिकनेस का, एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया आपने, कंडक्टिंग है ये, और इसको ऐसे कट कर लिया दो पार्ट्स में। मेरे पास दो डी शेप्ड कंडक्टर्स आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये दो हॉलो कंडक्टिंग डीज हैं, इसके बीच में गैप है, ये इनके बीच में कुछ गैप है, स्मॉल गैप, ज्यादा बड़ा नहीं है। और इन दोनों कंडक्टिंग डीज को मैंने एक ऑल्टरनेटर से कनेक्ट कर दिया। तो ऑल्टरनेटर बेसिकली एक ऑल्टरनेटिंग EMF इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, ऐसा वोल्टेज का सोर्स है। तो ये इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, और E0 sin ओमेगा t का मतलब है हाफ ऑफ द साइकिल के लिए लेफ्ट वाली D पॉजिटिव होगी, राइट वाली D नेगेटिव होगी, और अगली हाफ ऑफ द साइकिल के लिए राइट वाली D पॉजिटिव होगी और लेफ्ट वाली D नेगेटिव होगी। इसका टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, ये दो डीज हैं, इनके बीच में गैप है थोड़ा सा, इनको मैंने एक ऑल्टरनेटिंग EMF के सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, और इस पूरे रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फिल्टर लगा रखी है। मैं चार्ज पार्टिकल को मिडल में से रिलीज कर देता हूं। तो चार्ज पार्टिकल को पॉइंट O से रिलीज कर दिया। जिस मोमेंट पे मैंने चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया उस मोमेंट पे मान लेता हूं ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी, तो चार्ज पार्टिकल राइट साइड की तरफ रिपेल हो जाएगा। और ध्यान से समझना, ये दो कंडक्टिंग डीज हैं,
तो कंडक्टिंग डीज का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ पर है। जब वो डी के अंदर घुस जाएगा तो हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस गैप में एग्जिस्ट करती है। आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है? इस चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां से रिलीज किया, ये चार्ज पार्टिकल राइट साइड की तरफ जाएगा। जैसे ही इस डी में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल में घूम जाएगा और ये यहां से बाहर निकलेगा। जितनी देर में ये यहां से बाहर निकलता है उतनी देर में ये ऑल्टरनेटर की पोलैरिटी बदल जाती है और राइट साइड पॉजिटिव हो जाती है और लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाती है। तो जब ये गैप में से बाहर निकलता है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो ई रिवर्सेस डायरेक्शन exactly after t/2 where t is the time period of the circular motion, है ना। अब ये यहां से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो गई तो अब ये स्पीड अप करेगा और स्पीड बढ़ जाएगी तो ये बड़े रेडियस के सर्कल में घूमेगा। जितनी देर में ये बाहर निकलेगा वो टाइम चेंज नहीं करने वाला, बिकॉज वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो एग्जैक्टली उतने देर के बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी बदल जाती है और फिर वो स्पीड अप करता है और फिर वो और बड़े रेडियस के सर्कल में। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पाइरल आउट करता रहता है। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पाइरल आउट करता रहेगा, रिपीटेडली एक्सेलरेट करता रहेगा, इसकी स्पीड और रेडियस बढ़ते रहेंगे। तो इन डीज के बीच में चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है और फाइनली यहाँ पे कोई विंडो बनी रहेगी, उस विंडो में से वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा जहां पर भी उसको जरूरत होगी निकालने की अपने को। इसमें थोड़ा सा मिसमैच आने वाला है क्योंकि मैंने इस टाइम में वो टाइम अकाउंट में नहीं लिया जो उसको गैप को क्रॉस करने में लगता है, बट वो गैप बहुत छोटा होने वाला है और वो टाइम बहुत कम स्पेंड करने वाला है क्योंकि स्पीड ठीक ठाक हो जाएगी उसकी। तो नो डाउट इसमें मिसमैच आता है, तो वो रियल लाइफ में मॉनिटरिंग करते हैं और उसको मैच करते हैं, बट हम उसकी मैचिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इतना पढ़ने वाले हैं कि ऐसा होता। Now the maximum speed that can be attained by this will not depend on कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, it will depend on कि रेडियस ऑफ द डी कितना है। रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। तो द स्पीड इज लिमिटेड बाय द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द डी अवेलेबल। तो अगर डी का रेडियस कैपिटल आर है, सो द मैक्सिमम स्पीड दैट यू कैन जनरेट आउट ऑफ अ साइक्लोट्रॉन is qb/m, or maximum kinetic energy that you can generate will be q square b square r square, half mv square होता है ना, by 2m। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? सर इसमें स्मॉल गैप है इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं ना कि ई 0 है। ई 0 है? हाँ सर, हाँ वो डी के जो कंडक्टर है उसके अंदर नहीं, अंदर 0 आ जाती है, मतलब उसके लिए कंडक्टर के ढक्कन चारों तरफ से बंद होने इतने कोई जरूरी नहीं होते, मतलब वो छोटा सा वो मतलब थिकनेस होगी तो वो चल जाएगा। मतलब ये वाला गैप छोटा होना चाहिए, ये वाली चीज। सर कौन सा मार्क किया आपने अभी? ओके ओके, हाँ। तो बहुत सारी बारीक टेक्निकल डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है इसकी, जैसा कि मैंने खुद ही बताया, देयर इज गोइंग टू बी अ मिसमैच बिकॉज ऑफ द टाइम स्पेंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि हर t/2 टाइम के बाद रिपीट कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड अगर मैं t रख दूंगा, इस ऑल्टरनेटर का टाइम पीरियड अगर मैं t रख दूंगा तो ये हर t/2 टाइम के बाद रिवर्स कर देगा ना, क्यों भाई? अगर मैं इस ऑल्टरनेटर की ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड t रख दूंगा तो ये हर t/2 टाइम के बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देगा।
तो ये मैचिंग थोड़ी मुश्किल है कि एग्जैक्टली जब वो बाहर निकला होगा उसी टाइम पे फील्ड रिवर्स सही होगी, बिकॉज थोड़ा सा टाइम उसने गैप में भी स्पेंड किया होगा। तो एक तो उस वजह से फ्रीक्वेंसी की मिसमैचिंग हो जाती है, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका रेसिप्रोकल QB/2πm। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग सोर्स आपको लगाना पड़ेगा या कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन चार्ज पार्टिकल्स की है, ठीक है। और दूसरा, जब हम बहुत हाई स्पीड पे चले जाते हैं तो ये जो मास है ये भी वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, m=m0/√1 - v²/c²। तो मास के वेरी करने की वजह से भी फ्रीक्वेंसी में मिसमैच आ जाता है। तो जब हम ये फ्रीक्वेंसी का मिसमैच अकाउंट में ले लेते हैं और मास की वेरिएशन को लेकर, तो उस डिवाइस को बोला जाता है सिंक्रोट्रॉन। A special type of cyclotron that adjusts the frequency of the alternator या फिर I would say applied EMF या voltage source according to the variation in mass at high speed। तो इसकी फंक्शनैलिटी हम नहीं पढ़ेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। एक बार ओवरव्यू ले लो, स्नैपशॉट्स लेने हैं या नोट करना है, देखो। तो ये हमारा, मैंने बात की थी साइक्लोट्रॉन की, पार्टिकल एक्सेलरेटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड अप करती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सेम गैप में से दोबारा दोबारा क्रॉस करवाती है। सर एक सेकंड में वर्किंग प्रिंसिपल लिखना था। लिख लो। हाँ सर होगा। ठीक है। सर एक बार यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, ये मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। सो बस एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हो? हाँ सर, हो गया। ठीक है सर। ठीक है, चलो। हाँ सर होगा। ठीक है जी, तो ये सर 2 मिनट नोट करना है। हाँ कर लो ना।
ओमेगा क्यू बी बाय एम है ना? हाँ जी बिल्कुल, ओमेगा वाई या क्यू बी बाय एम। ओके सर। चलें आगे। हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ रह गया हो, किसी का मिस हो गया हो, या मैं मूव करूं आगे? हो गया सर। चलिए ठीक है। तो ये थ्योरी इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट होती है। अब आप ऐसा करते हैं, आपके एक दो पेंडिंग क्वेश्चंस पड़े हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या डिस्कशन करते हैं। पहले पुरानी डिस्कशंस को कंप्लीट कर लेते हैं जरा जल्दी से। तो कौन सा सीआरई के क्वेश्चंस रहते हैं दो हमारे? हाँ सर, उनका आंसर कंफर्म करना था। ठीक है, होल्ड करो जरा, मैं ओपन कर लूँ उसको। हाँ जी, दिख रही है? कहाँ तक डिस्कस कर लिया था इसमें हमने? 13। 13 तक के आंसर्स हमारे हो गए थे सारे। हाँ सर। 11 और 13 छोड़ दिया था। 13 भी छोड़ दिया था? 11 नहीं, 11th भी तो छोड़। हो गया था ना यार। 11th में तो मैंने हाँ बोला हो गया था। 11th हो गया था। वर्क सॉरी इन 10th। 10th भी हो गया था, जो बता देते हैं। साइक्लॉइड बताया हाँ गया। हाँ सर, आंसर क्या था? आंसर आंसर नहीं शायद हमने 10th का निकाला था। मैंने आंसर नहीं निकाल के दिया था। बोलो क्या आंसर आ रहा है 10th का? डिस्कस कर लिया था हमने, लेकिन इसका फाइनल आंसर नहीं निकाला था ना। और मुझे बी स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय 2m आया। बी स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय 2m। 2m बी मिनिमम। बी बी फॉर व्हाट? सर वी नहीं, बी। हाँ, वी तो पूछा ही है ना। मिनिमम पोटेंशियल। हाँ जी, और किसी का आंसर? हाँ सही है यार। बाकी लोग? तो इसमें ये साइक्लॉइड कैसे होगा? इसमें तो स्पीड बढ़ रही होगी ना इसकी। नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें तो साइक्लॉइड ही है। हाँ सर, साइक्लॉइड है। तो वो 2r निकालना था इसका, 2r को d के बराबर कर देना था बस, है ना? क्यों, ऐसे ही होगा कुछ? हाँ सर। हम्म। और इसके बाद कौन सा? 12th हो गया था। हाँ सर। 13th भी कर लिया था हमने। 13th तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक हाँ फील्ड। हाँ सर वो उसके आंसर वो सी और डी के। ठीक है। 13th में पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज q is released at the origin
जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जे कैप बी के कैप। तो इसको याद करने का तरीका समझते हैं यार। तो बी के कैप तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, ई जे कैप। अब चार्ज पार्टिकल को मैंने जब भी रेस्ट से रिलीज किया तो जो उसकी रेस्ट की पोजीशन है वहां पे वो साइक्लोइडल पाथ में मूव करेगा। मुझे इसके बारे में बात भी करनी थी इनफैक्ट आपसे। और तो इसकी इक्वेशन से याद है हमने क्या डेराइव की थी, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले थे। तो मुझे क्या याद है मैं बता देता हूं आपको, ऐसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रेस्ट से रिलीज किया तो सबसे पहले तो ये सोचो कि वो किधर को स्पीड एक्वायर करनी शुरू करेगा। तो वो वाई डायरेक्शन में स्पीड एक्वायर करनी शुरू करेगा, और वी क्रॉस बी अगर करेंगे तो राइट साइड की तरफ आएगा। तो वो वाई डायरेक्शन में स्पीड एक्वायर करनी शुरू करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे घूम जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, और इसका पाथ अब आप ट्रेस कर लो। तो इसका पाथ आपने ऐसा बनाना है, और ये पाथ इसका बिल्कुल मैच करता है एक व्हील के उस पॉइंट के पास से जो उसकी पेरीफेरी पे होता है, अगर व्हील ग्राउंड पे प्योर रूलिंग कर रहा हो। मैं चाहूंगा ये चीज आपको याद रहे। तो एक व्हील है, मान लो इस व्हील का सेंटर v0 वेलोसिटी से चल रहा है, और ये रोल कर रहा है, यानी कि रोल विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी v0/r है। अगर मैं इसके लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे ये व्हील आगे जाएगा, इसका हाफ रेवोल्यूशन जब इस व्हील का हो जाएगा तो ये लोएस्ट पॉइंट टॉप पे पहुंच जाएगा, और जब और आगे ये चला जाएगा एक हाफ रेवोल्यूशन और कर लेगा तो ये लोएस्ट पॉइंट इसका वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस 2r होगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली 2r on 2 मेगा, यानी कि 2 v0 होगी। v0 r ओमेगा होगा, ओमेगा qb/m होगा, ओमेगा qb/m होगा। ये बेसिक बात है, आपने याद करनी है। और v0 e/b के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें अगर आपकी याद रहेंगी, आप इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। और ये पाथ लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8r होता है, मालूम है ऐसा? रोलिंग में पढ़ा आपने ऐसा? Yes. हाँ सर। हाँ सर। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, तो आप आसानी से, ये डिस्टेंस 2πr के बराबर होगा, है ना। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होंगे हमारे क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसकी। हाँ जी, तो पहला पार्ट था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ था, किसी टाइम t पर कहाँ होगा, तो किसी टाइम t पे हमारा स्फीयर, यहाँ देखना जरा ध्यान से, मैं अलग से लिखना सिखा रहा हूँ कैसे किसी टाइम t पे लोएस्ट पॉइंट के बारे में लिखना है। तो जहां पर इसका लोएस्ट पॉइंट इनिशियली था उसको आप 0 0 मार्क करो। अब इसका सेंटर v0 वेलोसिटी से जा रहा है, तो किसी टाइम t में इसका सेंटर v0 t से डिस्प्लेस हो गया होगा, और ये ओमेगा t से घूम गया होगा। तो ये वाला जो पॉइंट A था ये यहाँ आ गया होगा। समझ में आई? ये इसको साइडवेज ले गया v0 t और फिर टर्न कर दिया। पहले इसको मैंने केवल राइट की तरफ डिस्प्लेस किया पूरे स्फीयर को, फिर उसको क्लॉकवाइज टर्न कर दिया। अब A के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा A का, ये डिस्टेंस हो जाएगा v0 t माइनस r साइन ओमेगा t। बोलो, तो ये यस x सर। कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r माइनस r cos ओमेगा t। यस सर। r कितना होगा, तो हमारे पास v0 की वैल्यू e/b के बराबर है,
इज इक्वल टू आर ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू की बी बाई एम में, तो यहाँ से आप आर लिख सकते हैं कितना होगा, तो वो वैल्यू सारी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वी नॉट कितना लेना है, ई बाई बी, आपको ई और बी गिवन है, और वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करके आप ओमेगा निकाल लेंगे इसका जो आपको यहाँ चाहिए होगा, और ओमेगा क्यू बी बाई एम। ठीक, तो ट्रेजेक्ट्री मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ, मैं वो वाली डेरिवेशन नहीं करूंगा अब जो मैंने आपको बेसिक से करके दिखाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली। कोई डाउट? नो सर। सर बस एक सेकंड थोड़ा देखना था। Find the distance between two nearest points where the speed of the particle becomes zero. क्या आंसर? 2 पाई आर। आर कितना? वी नॉट बाई ओमेगा, और v की वैल्यू e बाई बी, ये आंसर। हाँ जी आर्यन, हाँ सर। यही आया? हाँ सर। हाँ जी सार्थक, क्या देखना था? सर वो एक बार थोड़ा राइट में कर सकते हैं बस। डी पार्ट का आंसर है 8R। 4E बाई बी ओमेगा। हाँ जी, क्या देखना है? सर आप जब रिलेट सर ये सिर्फ डी वाला पार्ट का सर मतलब बेसिक से ऐसे डिराइव करना चाह रहा था, हुआ नहीं, पर क्लू दे सकते हैं थोड़ा सा, मतलब मैं इसी रोलिंग बॉडी की डी टी का इंटीग्रल 0 से t टाइम, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो उसकी वेलोसिटी लिख, उसका मैग्नीट्यूड निकाल, स्पीड बन जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, उसको डी टी से मल्टीप्लाई कर इंटीग्रेट कर दे 0 से t। ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? ये एक ओवरव्यू आपके लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की और सी आ रही है क्या? हाँ है ना, अभी दूंगा, आज दे दूंगा। सर और मुझे टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड समझना है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। अरे मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं बाहर कैसे देखूं मैग्नेटिक फील्ड को। तुम्हें एक किताब बताई थी एक पर्सल पढ़ने के लिए, खोल के पढ़ उसको, ओके सर। उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है टोरॉइड का डायग्राम बना के। ठीक है सर। हाँ जी, और 14th? सर आपने शायद 12th भी डिस्कस नहीं किया। 12th, particle of charge plus q mass m enters a region with velocity v naught I cap. The crossed fields are of electric field E j cap B k cap. Find the speed of the particle when the direction of motion is reversed. डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स मतलब जब वो माइनस वी आई कैप से जा रहा होगा, मतलब माइनस आई कैप की तरफ जा रहा होगा ना। हाँ सर। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको, इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मैं पहले से तो नहीं कह सकता कि साइक्लॉइड होगा, क्योंकि इसमें उसके पास वेलोसिटी भी है। हाँ सर, जो जिसमें शुरू से एक वेलोसिटी फ्रेम ऑफ है। रेफरेंस ले लेते हैं जो वी नॉट नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी, फ्रेम तो बदलना ही नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहा है? सर हाँ, ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही थी, पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था। हाँ, ये तो सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन नहीं है। सर पर मतलब इसमें तो अच्छा नहीं, इसमें नहीं होगा वो।
सर मतलब मुझे इसमें एब्सर्ड आंसर आ रहा था 12th में। हाँ हाँ सर सर, मुझे भी। मतलब मैं उसको Vx को नेगेटिव कर रहा था बट फिर Vx नेगेटिव नहीं हो पा रहा था, ऐसे कुछ तो हो रहा था। चलो मैं सॉल्व तो करता वी एक्स नेगेटिव हो रहा था, पर फिर उसके लिए वी वाई नॉन नॉन जीरो आ रहा था हर बार। नॉन जीरो नहीं है। हूँ। मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यही है ना सिचुएशन, है ना। अब V क्रॉस B अगर करूं तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। हाँ सर। तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा तो हाँ स्लो डाउन करता जाएगा, स्लो डाउन करता जाएगा। तो एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्या पता होगी कि नहीं होगी। तो जीरो नहीं हो सकती ना, वी एक्स तो होगा ना, वी वाई सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड भी तो है ना। सर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क कर रही है ना, तो जीरो कैसे होगा? चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क कर रही है ना इस पे। अच्छा हाँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं दिमाग नहीं लगाता ज़्यादा, मैं बेसिक से स्क्रैच से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ x कॉमा वाई उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं और वी एक्स कॉमा वी वाई उसके वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो एक तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी क्यू ई जे कैप, और एक फोर्स लग रही होगी क्यू बी के कैप, क्यू इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस बी के कैप। तो फोर्स हो जाएगी क्यू ई जे कैप प्लस क्यू वी एक्स बी, आई क्रॉस के कितना हो गया माइनस जे। इसमें अगर एक बात बताओ, अगर वी नॉट की वैल्यू ई बाय बी हो गई तो ये कभी डायरेक्शन रिवर्स ही नहीं करेगा, हाँ सर। क्योंकि इनिशियल मूवमेंट पे इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स क्यू ई इधर लग रही है और क्यू वी नॉट बी इधर लग रही है ना। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वी नॉट ई बाई बी के बराबर हो गया तो ये सीधा ही चलता चला जाएगा, इट विल नेवर रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अगर वी नॉट ई बाई बी, अगर क्यू ई ज्यादा हो गया क्यू वी नॉट बी से, तो ई बाई बी ज्यादा हो गया अगर वी नॉट से, तो ये ऊपर की तरफ डेविएट कर जाएगा, कम रहेगा तो नीचे की तरफ करेगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। चलो वो आएंगे अपने आप यहाँ पे पिक्चर में, फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको। और दूसरी फोर्स कितनी लग रही होगी, प्लस क्यू वी वाई बी जे क्रॉस के इज आई। ठीक है। सर मुझे ये पूछना था कि ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी वेक्टर 180 डिग्री से आई एम बाई क्यू बी टाइम के बाद ही घूमेगा? हाँ वो प्रूव कर देते हैं ना। सर वैसा ही होगा ना? हाँ मेरे हिसाब से तो वैसे ही होगा। सर तो उससे कुछ शॉर्ट मेथड से नहीं हो सकता? पता नहीं, उससे टाइम आएगा ना यार, मेरे को टाइम टाइम का फंक्शन बनाना नहीं ना मेरे को। सर नहीं, मतलब फिर वेलोसिटी को तो मैं लिख सकता हूँ ना, इसका अच्छा नहीं लिख सकता। टाइम का फंक्शन बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा ना यार। चलो मैं दोनों तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। पहले ऐसे सोचते हैं फिर मैं उस पे आऊंगा, एक बार ऐसे कर लेते हैं। तो क्यू ई जे कैप माइनस क्यू वी एक्स बी जे कैप प्लस क्यू वी वाई बी, तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू वी वाई बी आई कैप प्लस क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी जे कैप, राइट। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्यू वी वाई बी अपॉन एम आ गया,
और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मेरे पास क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी बाई एम आ गया। तो ये डी वी एक्स बाई डी टी है, और ये डी वी वाई बाई डी टी है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इंटू डी वी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, और इसको ऐसे पुट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास आ गया वी वाई टाइम के साथ सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, सो वी वाई की वैल्यू ए साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगी। फाई 0 आने वाला है क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पे वी वाई 0 है ना। ए निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ए वाई की वैल्यू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और टी इज इक्वल टू 0 पे ए वाई की वैल्यू ए ओमेगा, और टी इज इक्वल टू 0 पे ए वाई की वैल्यू है कितनी हमारी, तो वो है क्यू ई माइनस क्यू वी नॉट बी बाई एम। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, एम्पलीट्यूड ये वाला, ये हो जाएगा क्यू ई, क्या करता है यार ये बीच में सब गड़बड़ कर जाता है। मैं आपको क्यू बी बाई एम पुट कर दूंगा, क्यूब तो ई बाई भी आएगा ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये। तो मेरे पास वी वाई आ गया। ये वी वाई की वैल्यू वी एक्स वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ मैं। वी एक्स वाला एक्सप्रेशन था डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इन टू वी वाई, एंड वी वाई इज ई बाई बी माइनस वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से वी एक्स आ जाएगा टाइम का फंक्शन। क्यू बी बाई एम इंटू ई बाई बी माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल कॉस -1 by ओमेगा cos ओमेगा। ओमेगा कट जाएगा, और माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं, और लिमिट 0 से टी, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस वी नॉट। ठीक है, LHS में लिमिट्स लेंगे तो वी नॉट से वी एक्स लेंगे ना, इनिशियल वी नॉट था, और Yes, उधर 0 से टी लेंगे, तो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ई बाय बी माइनस वी नॉट इंटू दिस इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, नहीं कॉस ओमेगा टी -1, तो माइनस हटा देता हूँ, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस वी नॉट। तो वी एक्स की वैल्यू ई बाय बी प्लस ई बाय बी माइनस वी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आ गई। पता नहीं क्या लिखा मैंने। सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शायद गलत है क्या सर? ई बाय बी माइनस वी नॉट में वी नॉट के तो ई बाय बी बचा, और एक बचा मेरे पास माइनस ई बाय बी माइनस वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये वी एक्स हो गया।
तो मुझे आंसर 2e/b माइनस वी नॉट आ रहा है। और वी वाई कितना आ रहा था, ई बाय बी माइनस वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो ये चीज नेगेटिव कब आएगी? जब वी वाई 0 हो जाए हाँ और सर। नेगेटिव हो जाए, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो तो वी वाई रिपीट कर सकते हैं जीरो हो सकता है जब ये वाली वैल्यू 0 हो, या मतलब जब ये वाली वैल्यू +1 हो या -1 हो, है ना? दोनों केसेस हो सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो व्हेन वी वाई इज इक्वल टू 0, उस समय वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसमें कॉस ओमेगा टी की वैल्यू प्लस या -1 आ रही होगी ना। तो +1 लूंगा तो ई बाय बी माइनस ई बाय बी प्लस वी नॉट आंसर आ जाएगा, और -1 लूंगा तो ई बाय बी प्लस ई बाय बी माइनस वी नॉट, यानी कि 2e/b माइनस वी नॉट आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया। सर मैंने इसे डायरेक्ट किया। डायरेक्ट कैसे किया? पहले ये ठीक है, ये सब सभी को एक बार लेट अस क्लैरिफाई एवरीवन विद दिस। हाँ जी, सभी लोग। सर क्लियर। हाँ जी, ऐश्वर्या, आर्या, यस सर। मंशु। हाँ सर समझ। यस। ठीक है, अब तो बता आर्यन तूने क्या किया दूसरा मेथड? सर मतलब एक तो वो वाली इक्वेशन यूज की dvx/dt इक्वल टू qb/m/vy। जो स्टार्टिंग में मैंने निकाली थी, ये रही। हाँ सर। और फिर अब dt को वहां लेके जाके इंटीग्रेट किया। तो d ऑफ vx इज इक्वल टू qb/m इंटू vy dt हो गया dy। हाँ सर। और फिर इसको लिख दिया vx माइनस वी नॉट। तो यहाँ से vx माइनस वी नॉट की वैल्यू qb/m इंटू y आ गई। हाँ सर। और जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तब vy 0 है, तो फिर वर्क एनर्जी लगा दी। अच्छा, जहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी वहां पे vy 0 है, ठीक है? तो फिर वर्क एनर्जी लगा दिया। तो vy 0 है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए y चाहिए होगा ना मुझे? सर y का पता है ना vx और v नॉट में, और फाइनल जो होगा उसमें तो बस वर्क vx ही है। एनर्जी थ्योरम लगा दी तो q e y मस्ट बी इक्वल टू हाफ m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ये होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। और vy 0 है। बिल्कुल, जहां पे डायरेक्शन रिवर्स करेगा वहां पे vy 0 है, और y की वैल्यू वहां पर ये है। y तो हाँ किसी सर। तो सर ये y तो किसी भी इन जनरल है, तो vx में क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ सर, तो उसका एक सोल्यूशन v नॉट आता है जो मैंने काट दिया था, हाँ ठीक है, तो उससे वो दोनों आ जाते बिल्कुल। सो दैट इज इवन बेटर, मच बेटर। बहुत बढ़िया। सर इसमें 2e/, हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे थे? सर इसमें 2e/b माइनस वी नॉट नेगेटिव होना चाहिए ना? हाँ सर। और v नॉट सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया। वी नॉट तो सोल्यूशन है ही नहीं ना। हाँ तो 2e, और इसमें हाँ मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए ना वैल्यू 2e/b माइनस हाँ वी नॉट। हाँ, मतलब ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव होना जरूरी है। क्यों? तो भी तो डायरेक्ट माइनस आई कैप में चाहिए ना। माइनस है कैप में तो नहीं जाएगा ना। बेसिकली हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जहां पे वो एक्स डायरेक्शन में दोबारा से ट्रेवल कर रहा होगा वहां ये वेलोसिटी आएगी। अब ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ सर, बट फिर रिवर्सल के लिए तो नेगेटिव होनी पड़ेगी हाँ, ना। तो वो तो हमने शुरू में ही बात की ना, ये हमेशा रिवर्स करेगा, ये तो है जरूरी है ही नहीं।
ये तो मैंने बिगिनिंग में सबसे पहले बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस पार्टिकल रिवर्सेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। हाँ सर, ओके यहाँ ओके। के आगे हम ये क्लॉज लगा देंगे कि दिस हैज टू बी नेगेटिव फॉर द पार्टिकल टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन, otherwise it will not reverse its direction, it will continue moving in the same direction. ओके सर, ठीक है। चलिए, ये दूसरा मेथड क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को कोई डाउट इसमें? सर दूसरे मेथड में मतलब बेसिकली हमने वो Vx और मतलब Vx को y के टर्म में निकाला ना सर बस, और फिर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। ओके, आपके वर्क तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। हाँ हाँ, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क QE into Y होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और हाँ वो सर, इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया हमने। ओके सर। बढ़िया हो गया। सर एक बार थोड़ा आप जूम आउट कर सकते हैं, एक स्नैपशॉट लेना था। थैंक यू सर। ठीक है, दिख गया, इसमें आ गया सारा एक बार में। हाँ सर आ गया, वो नीचे Vy तक ही है ना सर। हाँ, ये वो लास्ट वाली लाइन है ना, when Vy is 0 हाँ cos सर, वो तो हो गया था। चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? सर बस एक 14th। पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, मास m, V0 I, ओरिजिन से फेंका E j कैप B j कैप, ये तो कर ही लिया ना अब। हाँ सर, मतलब बस आंसर बता दो। हाँ सर, आंसर कंफर्म कर दो। एंड वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। Vy की वैल्यू पता नहीं कितनी निकाली थी, E by B सर माइनस। इसमें दोनों जे कैप है, दोनों जे कैप है। अच्छा, दोनों जे कैप है क्या? तो आसान क्वेश्चन है। आसान है ये वाला। तो ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये ले लेते हैं जेड एक्सिस, वाई अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, और अब चार्ज पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में फेंक दिया V0 स्पीड से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कल में घूमेगा। किसी टाइम पर इसके एक्स और वाई निकालने हैं, तो ये थीटा से घूम गया होगा, तो इसका थीटा बड़ा नहीं दिखाते, छोटा दिखाते हैं, तो ये वाला थीटा दिखाते हैं इतना। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो mV0 बाय QB साइन थीटा होगा, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू mV0 बाय QB 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होगी, और z कोऑर्डिनेट इसका हाफ QE बाय m इंटू टी स्क्वायर होगा। फिनिश। तो वाई जेड मिक्स हो गया। हाँ, वो इंटरचेंज कर दिया मैंने गलती से, तो ये वाला z कोऑर्डिनेट सर होगा, वाई। ये z होगा और ये y होगा ना। हाँ हाँ। हाँ सर। बस इसके बाद क्या रह गया, है ना।
हाँ सर। हाँ सर। एक्सप्रेस y कोऑर्डिनेट व्हेन इट क्रॉसेस y एक्सिस nth टाइम, तो 2 पाई m बाय क्यू बी इंटू n, ये टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ना। हाँ हाफ AT स्क्वायर। हाँ सर। इसके बाद लास्ट वो भी सेम है। आसानी है, इसमें क्या है, हो गया ये तो फिनिश, ये तो कर ही लिया 15th में। सर ये nth टाइम में वो हाफ ऑफ टाइम पीरियड आएगा ना? क्यों? तो क्योंकि मतलब एक रेवोल्यूशन में 2 बार क्रॉस करेगा। t इक्वल टू 0 पे वो चला, पहली बार कब क्रॉस करेगा वो? t/2 पे हाँ सर, करेगा। n/2 आएगा ना, बाय 2 आएगा। t इक्वल टू 0 पे वो चला, उसके बाद पहली बार कब क्रॉस करेगा? पाई m/qb। क्यों? अच्छा, y एक्सिस, सॉरी सर 2 ही होगा, 2 पाई m/qb तो होगा। ओके हाँ हाँ सॉरी। क्रॉस हाँ सर, करने 2 पाई m/qb। हाँ सर, 2 पाई m/qb। हाँ सर हाँ। ठीक है। यस सर। हाँ चलो, सर। तो ये फिनिश हो गया। हम मंडे को वो करेंगे, आपके टेस्ट पेपर्स और आपके लिए मैग्नेटिक्स की सीआरई में शेयर कर दूंगा सॉल्व करने के लिए। हाँ सर। चलिए ठीक है बेटे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।